Hello students, welcome to Biofusion X. I am your educator Neha and today we are going to discuss about the fine structure of gene. तो बेसिकली आज की क्लास में हम जीन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें भी हम सिर्फ आज की क्लास में प्रोकैरियोटिक जीन को ही कवर अप करेंगे। देखिए इस वीडियो को बेसिकली मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगी। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको प्रोकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर समझाऊंगी और जीन होता क्या है, उसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है, इन सब चीजों की हम बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यूकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर को समझाऊंगी, जिससे कि वीडियो ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी और आपको अच्छे से समझ भी आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे फर्स्ट पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में, देन हम प्रोकैरियोटिक जीन के स्ट्रक्चर को करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेसिकली कि ये होता क्या है। सो स्टूडेंट, अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूं तो सबसे फर्स्ट हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जीन होता क्या है, ठीक है। तो चलो इसके लिए बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। जिस बच्चे को आज तक जीन समझ में भी नहीं आया है ना, वो भी समझ जाएगा कि जीन बेसिकली होता क्या है। देखो स्टूडेंट, हमें बेसिकली 2 से 3 टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन रहती है हमेशा। मेरे टाइम में भी मुझे कंफ्यूजन बहुत होती थी कि इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। तो वो तीनों टर्म्स कौन कौन सी है, तो देखो सबसे फर्स्ट है हमारे पास कि जीन, सेकंड टर्म है हमारे पास कि डीएनए, थर्ड टर्म है हमारे पास जीनोम, फोर्थ टर्म है हमारे पास बेसिकली क्रोमोसोम, और फिफ्थ टर्म है हमारे पास क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये 5 टर्म है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम चीजें, इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। ऑब्वियसली इसमें ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, पर जो डिफरेंस होता है ना वो इतना मेन होता है कि वो इन सारे 5 टर्म्स को आपस में एक दूसरे से बहुत अलग करता है, ठीक है। तो देखो अगर सबसे बेसिक से समझने की कोशिश करें तो सबसे फर्स्ट अगर मैं एक सेल ड्रॉ करती हूँ, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक सेल के अंदर जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी हमारा जीन डीएनए क्रोमोसोम, ये होता क्या है, ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखो ये क्या करा, ये मैंने ना एक सेल को ड्रॉ करा, ठीक है। और ये कौन सा सेल ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो मैं सेल ड्रॉ कर रही हूँ ये बेसिकली मैं यूकैरियोटिक सेल को ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो ये वही यूकैरियोटिक सेल है। और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पाया जाता है, ये सेंटर में पाया जाता है बेसिकली स्टूडेंट क्या, न्यूक्लियस, राइट। अगर मैं इस न्यूक्लियस को यहाँ पे इनलार्ज करके दिखाने की कोशिश करूं तो देखो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं ये न्यूक्लियस को ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा बेसिकली जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, वो जेनेटिक मटेरियल पूरे न्यूक्लियस में कुछ इस तरीके से फैला होता है, ठीक है। जब भी आप अब हमारी बॉडी का कोई एक सेल निकालोगे और उसे देखोगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो इस तरीके से फैला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल बेसिकली क्या होता है, ये हमारा डीएनए होता है। और डीएनए क्या होता है, डीएनए एक तरीके का क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। और हमारी बॉडी में या फिर मैं बात करूँ कितने तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो हमारे पास 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक होता है स्टूडेंट बेसिकली डीएनए और दूसरा होता है आरएनए, ठीक है। अब देखो मैंने से क्या बोला, मैंने से बोला डीएनए। ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए सबसे बेसिक चीज है। यही डीएनए क्या करेगा, यही डीएनए अपने आप को कॉइल करना शुरू करेगा, अपने आप को रैप करना शुरू करेगा। तो अलग अलग स्टेजेस पे इसके अलग अलग नाम होंगे। जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक इंसान है, उस इंसान के स्कूल में कोई दूसरा नाम है, घर पे प्यार से उसे किसी और नाम से बुलाते हैं, ठीक है, दोस्त उसे किसी और नाम से बुलाते हैं, और भी जो बाकी के लोग उसे किसी और को नाम से बुलाते हैं। इंसान एक ही है पर उसके नाम क्या हो रहे हैं, उसके नाम अलग अलग हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, राइट। ठीक उसी तरीके से जो हमारा डीएनए है ना, वो एक सिंगल इंसान ही है पर उसी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है।
जैसे कि जब मैं इस क्या कहते हैं, ये जो मैंने बनाया है ना ये सेल आपका मान लो कि भाई रेस्टिंग स्टेज में है, या फिर हमें पता है कि सेल साइकिल में बहुत सारे स्टेजेस होती हैं, तो उन्हीं से किसी स्टेजेस में है एक्सेप्ट मेटाफेज। ठीक है, तो जब ये डीएनए अगर हम देखते हैं अपने सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाकर, तो ये जो हमें दिखता है ना बेसिकली, ये हमें दिखता है स्टूडेंट क्रोमैटिड। क्या दिखता है? ये दिखता है बेसिकली हमें क्रोमैटिड। ठीक है, अब देखो, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे क्या करा, क्रोमैटिड को आप छोड़ो, यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो, जैसे कि जो हमारे बॉडी में डीएनए पाया जाता है ना, वो डीएनए ऑलमोस्ट 2.2 मीटर लंबा होता है। अगर मैं उसे बिल्कुल खोल दूं और खोल के एकदम रस्सी बनाने की कोशिश करूं, तो उसकी जो लेंथ होती है ना, वो कितनी होती है? वो होती है आपके 2.2 मीटर। और हमारा जो सेल होता है उसका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट नैनोमीटर में होता है या माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है, तो इतना छोटे साइज में आपको इतना बड़ा डीएनए कैसे आप डालोगे? ठीक है, तो अभी जो डीएनए है ना, ये डीएनए में तो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है, तो इसे उस न्यूक्लियस के अंदर फिट होने के लिए क्या करनी होती है? इसे स्टार्ट करनी होती है बेसिकली कॉइलिंग। ठीक है, तो जब ये डीएनए अपने आप को कॉइल करना शुरू करता है, तो कॉइलिंग करते 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 क्या होती है, इसमें बहुत तरीके के अलग अलग स्टेजेस आती हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए में पढ़ते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। तो सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये 2.2 मीटर का लंबा डीएनए है। इस डीएनए अपने अपने आप को क्या करना शुरू करा, इस डीएनए ने अपने आप को कॉइल करना शुरू करा, रैप करना शुरू करा। तो इसे रैपिंग के अराउंड क्या चाहिए होती है, इसको जब ये डीएनए अपने आप को रैप करता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स आके इसकी मदद करते हैं, किसमें? इसकी मदद करते हैं रैपिंग करने में। तो यहाँ पे मान लो ये क्या आ गया, ये आ गई हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहीं पे ऐसे क्या होता है, इसकी कॉइलिंग ऐसे स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आपको, अब इस वाले स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? इस वाले स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं क्रोमैट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको अंदर दिखाया है ना, दिस वन, ये बेसिकली क्या है, ये क्रोमैटिड है, मतलब यहाँ पे आपका डीएनए और साथ के साथ ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, ये दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब यही क्रोमैटिड अपने आप को आगे चलकर और फर्दर कंडेंस करके ही क्या बनाते हैं, एकदम लास्ट में बनाते हैं स्टूडेंट बेसिकली क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, जब भी आप सेल के अंदर क्रोमोसोम देखोगे तो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो बाकी सारे स्टेजेस में जो भी हमारे सेल साइकिल की G1, G2, S और M फेजेस होते हैं, सारे फेजेस में क्या होता है, हमें क्रोमैटिड विजिबल होता है, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट मेटाफेज को छोड़कर बाकी सारे फेजेस में क्या होता है, बाकी सारे फेजेस में आपको क्रोमैटिड ही विजिबल होता है। तो अगर क्रोमोसोम आपको कभी देखना हो तो आप कौन से स्टेजेस के देखोगे, इस देखोगे मेटाफेज। तो यहाँ पे देखो, है क्या, ये आपका डीएनए ही है, बस डीएनए ने क्या करना शुरू कर दिया, डीएनए ने अपने आप को कॉइल करना शुरू कर दिया, और अलग अलग स्टेजेस पे इसके अलग अलग नाम हो गए। पहले आपने इसकी जब थोड़ी सी कॉइलिंग हुई तो आपने इसे क्रोमैटिड बोला, जब इसने अपने आप को और फर्दर बहुत ज्यादा कॉइलिंग कर ली तो एंड में क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको क्रोमैटिड समझा दिया कि क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, डीएनए समझा दिया, और साथ के साथ आपको मैंने क्रोमोसोम भी समझा दिया कि क्रोमोसोम होता क्या है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक कौन सा टर्म रह गई, जीन रह गया है और जीनोम रह गया। ठीक है, तो चलो मैं आपको अब एक समझाती हूँ कि बेसिकली जीन क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे आपका मैंने ये डीएनए बनाया जो कि 2.2 मीटर है। ठीक है, हमें पता है जो डीएनए होता है, डीएनए क्या है, डीएनए एक तरीके से कंपनी का बॉस है। ठीक है, जो कि क्या देगा, जो कि ऑर्डर देगा, और उस कंपनी में काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, एम्प्लॉय कहलाते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर मैं बात करूं किसकी स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि बेसिकली होता कैसे है, तो यहाँ पे देखो, हमें पता है कि जो डीएनए है, डीएनए क्या है, डीएनए लाइक अ बॉस। अब जाहिर सी बात है, जो बॉस होता है, बॉस की मर्जी से ही कंपनी में काम चल रहा होता है। ठीक है, पर बॉस क्या खुद जाके काम करता है सारा? नहीं, हमें पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस को कौन करता है, उन फंक्शंस को करते हैं बेसिकली प्रोटीन्स। ठीक है, पर ये जो प्रोटीन फंक्शन करते हैं, तो इनको वो फंक्शन मिलता कैसे है, या ये प्रोटीन हमारी बॉडी में बनते कैसे हैं, राइट? तो जस्ट लाइक जो बॉस है, बॉस क्या देगा, बॉस की मर्जी से काम चलेगा, पर बॉस वो काम किसको समझाएगा, बॉस वो काम समझा देता है अपने मैनेजर को। ठीक है, बॉस के अंडर में क्या होंगे, मैनेजर्स होंगे, तो बॉस ने अपना डाटा किसको ट्रांसफर कर दिया, मैनेजर को।
अब क्या मैनेजर जाके काम करेगा? नहीं, मैनेजर ने भी अपने नीचे क्या रखे हुए, बहुत सारे बंदे रखे हुए हैं जिनको जाके क्या करेगा, ये काम समझा देगा। तो देखो, इनडायरेक्टली जो बॉस ने काम दिया था वो कहाँ पहुंच गया, वो उसके सबसे नीचे वाले बंदों के पास पहुंचे, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? इंफॉर्मेशन हमारी स्टार्ट हुई थी इस बॉस से, मीन्स इस डीएनए से। तो डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके पास चली जाती है, वो चली जाती है प्रोटीन के पास। और प्रोटीन के पास जाती कैसे? प्रोटीन के पास जाती है बेसिकली आरएनए के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा आरएनए होता है? यहाँ पे जो हमारा आरएनए होता है वो होता है स्टूडेंट बेसिकली एमआरएनए। तो इस एमआरएनए के थ्रू क्या होता है, प्रोटीन के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो देखो, अब डीएनए के पास इंफॉर्मेशन कैसे होती है? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो हमारा डीएनए है स्टूडेंट, सपोज करो ये क्या है, ये हमारा एक लंबा सा 2.2 मीटर का डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए में क्या होता है ना, इस डीएनए में बहुत तरीके के स्पेसिफिक सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं जीन। तो सपोज करो डीएनए का इतना सा सीक्वेंस, दूसरे फिर उसे डीएनए पे ऐसा सीक्वेंस, फिर ये सीक्वेंस। तो ये क्या है, डीएनए के कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि आगे चल के क्या करते हैं, आगे चलकर इंफॉर्मेशन देते हैं। किसको? यही इंफॉर्मेशन चाहते हैं हमारे बेसिकली प्रोटीन के पास, राइट। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है ना डीएनए के ऊपर, इन्हीं सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, इन्हीं सीक्वेंसेस को हम कहते हैं जीन। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में कुछ भी, कोई भी फंक्शन अगर हो रहा है तो वो प्रोटीन कर रहे हैं, पर प्रोटीन कोड कौन कर रहा है? प्रोटीन को कोड कर रहा है हमारा जीन। तो अगर आपके जेनेटिक लेवल पे कोई भी डिफेक्ट हो गया तो आपकी बॉडी में प्रोटीन ठीक से नहीं बनेगा, और अगर प्रोटीन ठीक से नहीं बना तो हमारी बॉडी में कोई फंक्शन ठीक से नहीं होगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे जो जीन है, जीन कहाँ प्रेजेंट है? जीन प्रेजेंट है स्टूडेंट बेसिकली इस डीएनए में। ठीक है, इस डीएनए के पास क्या है, इस डीएनए के पास प्रेजेंट है आपका जीन। अब जीन से क्या होगा, जीन से आपका बनेगा क्या कहते हैं, एमआरएनए। तो वो जो एमआरएनए बनता है आपका जीन से, उसे हम, वो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? तो अगर आपका डीएनए से जब भी एमआरएनए बनेगा तो वो बनता है आपका बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो वो किस प्रोसेस से बनता है? वो बनता है आपका ट्रांसलेशन के थ्रू। ठीक है, तो यही क्या होती है, यही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पे आपको इसी पेपर में पढ़ने हैं, जो कि हम अपकमिंग सारे क्लासेस में से बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो इन जीन्स को समझना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जीन समझ में आ गया होगा कि जीन होता कहाँ है। तो जीन आपका बेसिकली डीएनए के ऊपर फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं जो कि आगे चल के क्या करेंगे, प्रोटीन को कोड करेंगे। और ये प्रोटीन को कोड जीन से क्या बनेगा, जीन से पहले हमारा एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब देखो ये जीन हमारी बॉडी में, जैसे कि सपोज करो मेरे हेयर ब्लैक है, किसी के हेयर व्हाइट होते हैं, किसी के हेयर रेड होते हैं, किसी के हेयर बरगंडी कलर के होते हैं, किसी के मैरून होते हैं। ठीक है, किसी की ब्लैक आईज होती है, किसी की ब्राउन आईज होती है, किसी की ब्लू आईज भी होती है जो कि लड़कों को बहुत पसंद आती है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमारे बॉडी में, जैसे कि मेरी स्किन का कलर ऐसा है, किसी को कोई बहुत गोरा होता है, कोई बहुत काला होता है। तो जो भी हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है, हम जैसे भी दिखते हैं, चाहे कुछ भी, हमारे बालों के कलर से लेकर हमारे आंखों के कलर तक, हमारे हाइट, हमारा वेट, ये सब क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमारे जीन के अंदर होती है। ठीक है, कि अगर मेरी ब्लैक हेयर है आज तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जीन। अगर मेरी ब्लैक आईज है आज तो वो सिर्फ और सिर्फ इन जीन्स की वजह से है। अगर मेरी जीन में ब्लू आईज होती तो मेरे पास ब्लू आईज ही होती। ठीक है, तो जीन का काम यही होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी कि जीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको ये जीन भी समझा दिया कि जीन क्या होता है। अब हम लास्ट अपना बात कर लेते हैं जीनोम की, कि जीनोम क्या होता है। तो देखो सपोज करो, सपोज क्या करना है, ये होता ही है एग्जैक्टली। ये क्या है, ये आपका सेल है। इस सेल के अंदर क्या है स्टूडेंट, इस सेल के अंदर आपका पाया जा रहा है बेसिकली न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में हमारा ये डीएनए है। ठीक है, अब हमारे सेल में क्या सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही पाया जाता है? नहीं, सेल में न्यूक्लियस को छोड़कर और भी बहुत तरीके के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्या है, ये बेसिकली आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, और बीच में ये क्या है, बीच में ये है न्यूक्लियस। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या होता है, अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है।
और क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या होता है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। और साथ ही साथ न्यूक्लियस के पास भी क्या होता है, न्यूक्लियस के पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एक सेल के अंदर टोटल जेनेटिक मटेरियल जो भी प्रेजेंट है वो क्या होता है, जीनोम होता है। जीन की बात हम डीएनए को लेकर करते हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और एंटायर बेसिकली जो भी आपके कह सकते हो बॉडी में डीएनए या सेल के अंदर जो भी एंटायर आपका जीन पाया जा रहा है या डीएनए पाया जा रहा है, उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा दिए। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स बेसिकली हमारा ये जेनेटिक मटेरियल दिखता है। ठीक है, ये एक सेल के अंदर ये क्या है, ये हमारे बेसिकली डीएनए है। और डीएनए पे क्या क्या होता है, डीएनए पे जो चीज होती है वो भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या हमने आज की क्लास में देखा। जीन क्या एक फंडामेंटल यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की, जो कि क्या करते हैं, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करते फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। हमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में जो जीन आते हैं वो हमारे पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं कि क्या नाम है, हम अपने मम्मी पापा जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि बेसिकली उन्हीं का तो जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, राइट। सो बेसिकली जीन क्या होते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं। पूरे डीएनए को कभी आप जीन नहीं कहोगे, डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि कंटेंट करते हैं बहुत ज्यादा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो कि किसमें हेल्प करता है, आपकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, फंक्शंस में, इन सब चीजों में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, बात करूं अगर मैं बेसिकली किसकी, ब्लूप्रिंट ऑफ जीन। ठीक है, तो देखो इस ब्लूप्रिंट ऑफ जीन में हमें बेसिकली क्या देखना है, इस ब्लूप्रिंट ऑफ जीन में हमें ये देखना है कि हमारे जीन के अंदर और क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये सपोज कर लो आपका एंटायर डीएनए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए क्या होता है, डीएनए आपका बेसिकली एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और इसी एंटायर डीएनए के पास ही क्या होता है, इसी एंटायर डीएनए के पास छोटे छोटे से आपके सेगमेंट्स होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, जो कि हमारे कहलाते हैं जीन। ये यहाँ पे एक जीन हो गया, यहाँ पे एक जीन हो गया, ये भी क्या है, ये जीन है। तो ये क्या है, ये बेसिकली मैंने ड्रॉ करा है स्टूडेंट, जीन। अब जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जो जीन है, जीन भी तो एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड ही है क्योंकि वो डीएनए ही है ना। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में बेसिकली तीन तरीके के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो सबसे फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है शुगर। दूसरा पाया जाता है स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस। और तीसरा पाया जाता है स्टूडेंट यहाँ पे हमारा फॉस्फेट। ठीक है, तो जो हमारे पास जीन होता है, जीन के अंदर भी सारी चीजें पाई जाएंगी, शुगर पाया जाएगा, फॉस्फेट पाया जाएगा, नाइट्रोजनस बेस पाया जाएगा। नाइट्रोजनस बेस भी क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस भी हमारे पास स्टूडेंट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्टूडेंट बेसिकली हमारा प्यूरिन और दूसरा होता है क्या, पिरिमिडिन। तो नाइट्रोजनस बेस में क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ठीक है, और शुगर भी क्या होता है, शुगर भी हमारे पास दो तरीके की शुगर होती है। एक होती है हमारे पास डीऑक्सी राइबोस और एक होती है सिर्फोसिफ राइबोस शुगर। ठीक है, एक होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, दूसरी होती है हमारे पास बेसिकली राइबोस शुगर। अब ये जो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है ना, ये हमारे किस में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। और जो हमारी राइबोस शुगर होती है बेसिकली, वो राइबोस शुगर हमारे आरएनए के अंदर मिलती है। तो बात करूं अगर जीन की भी, तो जीन में भी यही सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपके डीएनए में मिलती है। तो ब्लूप्रिंट ऑफ जीन में यही बात कह रहा है कि डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द मॉलिक्यूल दैट कैरी द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। जो डीएनए होता है वो क्या होता है, कैसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बेसिकली ये जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड क्या है स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड हमारा एक तरीके का पॉलीमर है। ठीक है, और इस पॉलीमर का जो मोनोमर होता है, इस पॉलीमर का जो मोनोमर होगा वो क्या होगा, वो आपका न्यूक्लियोटाइड होगा। और यहाँ पे मैंने जो आपको तीन तरीके के कंपोनेंट्स बताए हैं ना, इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलाकर क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है, एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बेसिक यूनिट है, क्या ये वही बेसिक यूनिट हमारी होती है बेसिकली न्यूक्लियोटाइड। तो उस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, उस न्यूक्लियोटाइड में स्टूडेंट बेसिकली हमारा होता है एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, फिर एक क्या होता है, फोर टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि हमारा एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन।
फिर उसके बाद जो हमारा डीएनए है, डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मैंने यहाँ पे आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, ये क्या एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो कि क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है कि ए के साथ डबल बॉन्ड में टी जुड़ता है और सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड में क्या जुड़ता है, जी जुड़ता है, राइट। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो ये क्या हो गया, ये आपके जीन का एक ब्लूप्रिंट हो गया। इस तरीके से क्या होता है, हमारा जीन काम करता है, इस तरीके से उसका अंदर कह सकते हो, उस तरीके से वो फॉर्म होता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं बेसिकली किसकी, अब बात करते हैं हम अपने हिस्ट्री ऑफ जीन की। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो जीन की स्टडी स्टार्ट करी थी, वो जीन की स्टडी स्टार्ट करी थी मेंडल ने। मेंडल के टाइम से जब उन्होंने बेसिकली उस वक्त उन्होंने बोला था कि कोई ऐसा एक फैक्टर होता है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, जिसे उस वक्त उन्होंने क्या बोल दिया था, फैक्टर का नाम दे दिया था। जीन तो बाद में नाम दिया गया, पहले उन्होंने बोला था फैक्टर, कि कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो हेरिडिटी मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे 20th सेंचुरी में क्या हुए, लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में डीएनए की डिस्कवरी हुई। अब जो डीएनए को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था बेसिकली फ्रेडरिच मिशर। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बेसिकली 1869 में डीएनए को डिस्कवर कर दिया था। बट उस वक्त जब डिस्कवरी हुई थी तो इसको बहुत अच्छे से समझा नहीं गया, तो 20th सेंचुरी तक आते आते इस चीज को समझा नहीं जा पाया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, इसके बाद हम फिर 1953 में हाँ वॉटसन और क्रिक ने क्या करा, वॉटसन और क्रिक ने एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, जो कि आज के टाइम पे हमें पता है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए हमारे एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए है वो किसने बताया, तो वो बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है आपका वॉटसन एंड क्रिक। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ही हमें बताया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो हमारा डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने साइंटिस्ट की पिक्चर भी ली है। ये क्या है, ये है आपके बेसिकली मेंडल, जिन्होंने सबसे फर्स्ट क्या स्टार्ट करा था, कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे दिमाग में ये चीज डाल दी थी कि कोई एक ऐसी चीज है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, और उस वक्त उन्होंने उस चीज को क्या बोला था कि वो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है, ये हमारे फ्रेडरिच मिशर है, जिन्होंने बेसिकली डीएनए की डिस्कवरी करी थी, पर उस वक्त क्या था, इसको फुल्ली अंडरस्टूड नहीं करा जाया था। फिर एक तीसरे साइंटिस्ट हमारे हैंगे वैटसन एंड क्रिक, जिन्होंने क्या कहा था कि जो डीएनए है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये बात इन्होंने कही, ठीक है। फिर इसी हिस्ट्री को जब और आगे बढ़ाया गया तो उसके बाद हमें क्या मिला, उसके बाद हमें 19 बेसिकली सेंट्रल डोगमा मिला। तो सेंट्रल डोगमा क्या होता है, सेंट्रल डोगमा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास होती है, पर डीएनए से क्या बनता है, हमारा एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनता है, एमआरएनए से बनता है स्टूडेंट हमारा प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो इस एंटायर प्रोसेस को, डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा कहते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल डोगमा कब प्रपोज करा गया, प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने 1989 में क्या करा था, 1989 में हमें सेंट्रल डोगमा का मॉडल दिया था। तो इस सेंट्रल डोगमा ने क्या डिस्क्राइब करा था, इस सेंट्रल डोगमा ने बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो होती है, मींस कभी भी हमारा आरएनए से डीएनए नहीं बनता, हमेशा एक डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन चल रही है कि पहले डीएनए से एमआरएनए ही बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन ही बनेगा, ये प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। तो वही इंफॉर्मेशन किसने दी थी, फ्रांसिस क्रिक ने ही दी थी, ठीक है। इसके बाद हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट होगी, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, जो कि 1970 से अभी तक हम इसे मानते आ रहे हैं, ठीक है। और इससे हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के नए नए तरीके के ऑर्गेनिज्म भी बना रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये आपके सेंट्रल डोगमा देने वाले साइंटिस्ट है फ्रांसिस क्रिक, और ये आपका रिकॉम्बिनेंट बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, ये सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, और ये जो क्रोमोसोम है भी बहुत ज्यादा कंडेंस है। अब इसी को अगर हम लूज कर दीजिए, खोल दीजिए, तो आगे चल के हमें क्या मिल जाएगा, ये बेसिकली हमें डीएनए ही मिलता है, ये क्या है, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगले आते हैं हमारे, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी
स्टार्ट हुई थी 1970 में। फिर 1919 से 203 तक हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला, जिसमें हमने क्या करा, जितना भी हमारा ह्यूमन का जीनोम होता है उसके एंटायर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया और सारी की सारी जीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद हमारा अब चल रहा है 2000 से अभी तक हमारा पोस्ट जीनोमिक एरा चल रहा है, जिसमें हम जीनोमिक टेक्नोलॉजी के बहुत एडवांस टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या कर रहा है, जो कि बहुत सारी जो डिजीजेस होती हैं जिसके अभी तक हमें कह सकते हो क्योर नहीं मिला, उन सबको खोजने की कोशिश अभी तक हम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसकी बात थी, ये बात होती थी हमारी हिस्ट्री ऑफ जीन की। ऑलराइट, सो हमारा जो अगला टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो क्या है, वो है हमारा टाइप्स ऑफ जीन। टाइप्स ऑफ जीन को समझने से पहले, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो तरीके के सेल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्टूडेंट हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उस प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अलग होता है, और यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल को भी समझेंगे और कल की क्लास में हम यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल को समझेंगे। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी देख पाए। ठीक है, और अगर आपको सारी की सारी पीडीएफ चाहिए तो आपको ऊपर जो मेरे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पे सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और आराम से अपने रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, सो अब मैं अगर बात करूं, किसकी बात करूं, टाइप्स ऑफ जीन के बारे में, तो बेसिकली टाइप्स ऑफ जीन में हमने क्या करा है, जीन को तीन तरीके से क्लासिफाई करा है अलग अलग बेसिस पे। सबसे फर्स्ट जो बेसिस है वो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा है। ठीक है, सेकंड हमने एक्टिविटी के बेसिस पे क्लासिफाई करा और थर्ड हमने बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफाई करा है। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, वो ऑर्गेनिज्म हमारा यूकैरियोटिक सेल है, वो कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सब के बेसिस पे हमने क्या कर दिया है, अपने जीन को क्लासिफाई करा है। फिर बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, मतलब कि वो आगे चलकर कैसा किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, कि वो कोई डेवलपमेंटल जीन है, वो कोई स्ट्रेस जीन है, या फिर वो कोई रेगुलेटरी जीन है, किसी का रेगुलेशन कर रही है, या कोई इनिबिटरी जीन है। ठीक है, तो वो क्या काम कर रही है, उसके काम के बेसिस पे हमने उसे क्लासिफाई करा है। और थर्ड हमने क्लासिफिकेशन करा डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट हमने किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है प्रोकैरियोटिक जीन, दूसरा आता है हमारे पास यूकैरियोटिक जीन, थर्ड आता है वायरस के अंदर जो जीन पाया जाता है उसको हम वायरल जीन कहते हैं। फोर्थ हमने देखा था कि हमारे वहां सेल के अंदर बहुत तरीके के ऐसे ऑर्गेनेलिज भी होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और वो ऑर्गेनेली कौन कौन से थे, तो वो था हमारे बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली जीन कहते हैं। फिर एक ह्यूमन के अंदर जो जीन पाया जाता है उसे हम ह्यूमन जीन कहते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली स्टूडेंट, जो कि क्या होते हैं, जो कि हमारे मॉडल होते हैं, मतलब कि हमें जो भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ना, हम इन्हीं मॉडल्स ऑर्गेनिज्म पे करते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे बायोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो ड्रोसोफिला पे होते हैं। ठीक है, तो जो ड्रोसोफिला है ना, ड्रोसोफिला क्या है, हमारा एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। तो इस ड्रोसोफिला के अंदर जो जीन पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मॉडल जीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ जीन है बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म। अगला देखते हैं हम क्या, टाइप्स ऑफ जीन बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी, मींस वो क्या काम कर रही है। तो सबसे फर्स्ट होती है हमारे क्या, सबसे फर्स्ट होते हैं हमारे बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल जीन, तो देखो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल जीन होती है ना, ये इस तरीके की जीन्स होते हैं जो कि आगे चल के क्या करेंगे, आगे चल के प्रोटीन को कोड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, रेगुलेटरी जीन्स भी होते हैं, मींस जो कि किसी चीज का रेगुलेशन कर रही है, अलग किसी चीज को रेगुलेट कर रही है। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्टूडेंट जब हमारे डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा होता है, ठीक है, या फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, या फिर आपका स्टूडेंट बेसिकली ट्रांसलेशन चल रहा होता है, तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी प्रोसेस में हमारे क्या होते हैं, बहुत तरीके के एंजाइम्स काम करते हैं।
ठीक है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्रोटीएज हो गया, डीएनएज हो गया, आरएनएज हो गया, हेलिकेज हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है स्टूडेंट, बेसिकली एक तरीके के एंजाइम्स है। अब ये जो एंजाइम्स है, हमें पता है जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स भी क्या होते हैं, एंजाइम्स में हमारे एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। और जाहिर सी बात है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं, ट्रांसलेशन को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन एंजाइम्स को क्या, ये एंजाइम्स में प्रोटीन है और इस प्रोटीन को किसी ना किसी जीन ने कोड करा होगा। तो इन प्रोटीन्स को, इस टाइप के प्रोटीन्स को जो जीन कोड करती है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बेसिकली रेगुलेटरी जीन्स। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, हमारी बेसिकली रेगुलेटरी जीन्स होती है। सो यहाँ पे आप देखो, रेगुलेटरी जीन्स कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, जो कि क्या करती है, अदर जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है बाय इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और ये हमारी क्या हो सकती है, हमारी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकती है, कुछ रिप्रेसिव जीन्स हो सकती है, कुछ एक्सप्रेसिव जीन्स होती है जो कि क्या करती है, जीन एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। तीसरा आता है क्या, हमारे पास स्टूडेंट आती है हाउस कीपिंग जीन्स। अभी देखो, हाउस कीपिंग जीन्स का क्या मतलब है, हाउस कीपिंग जीन्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट सिंपली कि ये जो जीन्स होती है ना, कंटिन्यूअसली क्या होता है, कॉन्स्टेंटिवली एक्सप्रेस कर रही होती है, मींस इनका काम कभी रुकता नहीं है। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या कर रही होती है, जो कि हमारे प्रोटीन को कोड कर रही होती है, जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो देखो, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ये हमारे बॉडी में सेल हमेशा हर वक्त डिवाइड कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में हर वक्त क्या होता है, बहुत सारे सेल बन रहे होते हैं, बहुत सारे सेल टूट रहे होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जब सेल फॉर्मेशन हो रही है, सेल का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वहां पे अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स, अलग अलग तरीके के एंजाइम्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ऐसे टाइप के जीन्स को हम क्या कहते हैं, हाउस कीपिंग जीन्स कहते हैं। ठीक है, फोर्थ आते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली डेवलपमेंटल जीन्स। अभी डेवलपमेंटल जीन्स का क्या काम होता है, तो ये डेवलपमेंटल जीन्स जब एक ज़ायगोट से हम पूरे इंडिविजुअल बनते हैं, ये हमारे एंटायर लाइफ में क्या होता है, डेवलपमेंटल हो ही रही होती है, पर एक स्टेज तक की होती है। ठीक है, तो जो भी जीन हमारी ग्रोथ में, डिफरेंशिएशन में, मॉर्फोजेनेसिस में या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल जीन कहते हैं। और इस डेवलपमेंटल जीन में हमारे पास कौन से आती है, होम्योटिक जीन्स हमारी क्या आती है, एक टाइप की डेवलपमेंटल जीन्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन। अभी स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन्स क्या होती है, स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन्स मतलब कि ये तब एक्टिवेट होती है जब इन्वायरमेंट की तरफ से हमें कोई स्ट्रेस मिल रहा हो, मतलब जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही हो, या बहुत ज्यादा ऐसे सूखा पड़ गया, तो इस वक्त जो ये स्ट्रेस को कह सकते हो, हाँ, तो इस वक्त जो स्ट्रेस को झेल सकती है जो जीन, वो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन होती है। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, इन्हीं की वजह से जब एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है। तो ये जो अडेप्टेशन होती है ना, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन की वजह से ही होती है। और लास्ट एंड नॉट द लिस्ट इज द रिपीटेटिव एलिमेंट्स, जो कि क्या होते हैं, जबकि हमारे डीएनए में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स क्या और होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट्स बेसिकली कि वो हमारे रिपीटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के लास्ट में क्या पाया जाता है, टीलोमर्स पाया जाता है। तो टीलोमर्स में कुछ सीक्वेंस ना ऐसे बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो उन्हें को हम क्या कहते हैं, रिपीटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ जीन बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी, राइट। थर्ड टाइप आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ जीन बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। थर्ड आते स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ जीन बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, मींस उनका बिहेवियर कैसा है। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास क्या, बेसिक जीन्स। ये बेसिक जीन्स क्या होती है, ये एक्सप्रेशन में हेल्प करती है। ठीक है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर उसके बाद होती है कुछ लीथल जीन्स होते हैं, मीन्स क्या होते हैं, ये डेथ प्रोसेस को एक्टिवेट कर रही होती है। फिर हमारे पास कुछ मल्टीपल जीन्स होती है, जो कि क्या करते हैं, जो कि हम मल्टीपल जीन्स का क्या मतलब है कि हमारा सपोज करो कि एक हेयर है, इस हेयर का कलर ब्लैक है। ठीक है, पर इसको क्या है, इसको मल्टीपल जीन्स कोड कर रहे हैं, तब जाके हमारे ये हेयर का ऐसा फिनोटाइप है। तो हमारी बॉडी में कोई एक बेसिकली क्या कह सकते हो, कोई एक फिनोटाइप को
एक फिनोटाइप कोई सा भी मान लो, उसको जीन 1, जीन 2 और जीन 3 तीनों क्या कर रही है, तीनों इसी फिनोटाइप को कोड कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप की जीन्स को हम मल्टीपल जीन्स कहते हैं। तो व्हेन टू और मोर पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट जीन एक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल फिनोटाइपिक ट्रेट्स। सपोज करो कि हाइट कितनी होनी, तो हाइट को 4-5 जीन मिलकर कोड कर रही है, हेयर कलर को 4-5 जीन मिलकर कोड कर रही है, तो ये क्या होती है, हमारी मल्टीपल जीन्स होती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ कम्युलेटिव जीन्स। तो ये जीन्स क्या होती है, सो सम जीन्स हैव एडिटिव इफेक्ट ऑन एक्शन ऑफ अदर जीन्स, दिस जीन आर द कम्युलेटिव जीन्स। मींस क्या होता है, इनका कुछ एक एडिशनल इफेक्ट होता है अदर एक्शन, मतलब अदर जीन के एक्शन पे इसका कुछ अपने एडिशनल इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो और अच्छे से क्या करती है, और अच्छे से काम कर पाती है। तो ऐसे टाइप की जीन्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप की जीन्स को हम क्युमुलेटिव जीन्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है क्या, प्लूरोट्रॉपिक जीन्स। सो ये जो प्लूरोट्रॉपिक जीन्स होती है, बिल्कुल आपकी कौन सी मल्टीपल जीन का उल्टा होती है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जीन ने मिलकर क्या करा था, एक फिनोटाइप को कोड करा था, पर यहाँ पे क्या है, आप एक जीन, सपोज करो ये जीन 1 है, ये जीन 1 मिलकर बहुत सारे अलग अलग फिनोटाइप को कोड कर रही है, ठीक है। तो इसी के क्या है, इसी के बहुत सारे फिनोटाइप्स हो गए। यहाँ पे सपोज कर लो फिनोटाइप 1, फिर 2, फिर 3। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मॉडिफाइड जीन्स आते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास क्या, इनहिबिटरी जीन्स, जो आगे चल के क्या करेंगी, अदर जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारे जीन के टाइप्स बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म, बेस्ड ऑन द एक्टिविटी एंड बेस्ड ऑन द बिहेवियर। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक जीन। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको प्रोकैरियोटिक जीन का एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूं, तो देखो यहाँ पे सपोज कर लो ये क्या है, ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते नहीं, वहां पे क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही फैला होता है, राइट। तो अगर मैं इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकालूं, तो ये कैसा होता है, जिस रीजन में ये जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब इस न्यूक्लियोइड में हमें पता है, जो प्रोकैरियोटिक जीन होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। मीन्स इनके पास सिंगल एक ही होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इनके पास सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ना जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है, इनके पास भी बहुत तरीके के जीन्स होते हैं, पर इन जीन्स के बीच, इन जीन्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, में सारा का सारा कोडिंग सीक्वेंस होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं कि यूकैरियोटिक जीन की, तो सपोज करो ये डीएनए है, ठीक है, और ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, पूरा डीएनए, और इस डीएनए के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे जीन्स पाए जाएंगे। एक जीन आपका यहाँ पाया जाएगा, एक जीन आपका यहाँ पाया जाएगा, एक जीन आपका यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, राइट। तो ये जो जीन है, ये अगर मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक किसी एक बहुत बड़े जीन को बनाने की कोशिश करूँ, तो सपोज करो मैंने ये वाला जीन यहाँ पे क्या कर दिया, एक बड़ा सा बना दिया, ठीक है। तब इस जीन में भी क्या पाया जाता है ना, इस जीन में भी बेसिकली ऐसे सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो मैंने रेड रेड कलर से बनाया ना, ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका एक्सॉन है, और ये जो ब्लैक वाला रह गया इसको मैंने ड्रॉ नहीं करा, ये आपका बेसिकली इंट्रॉन है। अब ये एक्सॉन और इंट्रॉन क्या होता है, तो एक्सॉन एक ऐसा जेनेटिक सीक्वेंस होता है, ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि आगे चलकर क्या करेगा, यही एक्सॉन आगे चलकर प्रोटीन को कोड करेगा, और इंट्रॉन क्या हो जाता है, इंट्रॉन रिमूव हो जाता है। ये बात किसकी होती है, ये बात मैंने आपको यूकैरियोटिक जीन की, ये इसलिए बताया ताकि आप प्रोकैरियोटिक जीन समझ पाओ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक जीन होता है ना, प्रोकैरियोटिक जीन में ये इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स पाए जाते हैं। मींस इनका जो एंटायर सीक्वेंस होता है, इनका जो पूरा ये डबल सर्कुलर डीएनए है, ये सारा का सारा क्या करेगा, सारा का सारा ये आगे चलकर प्रोटीन को कोड करेगा, ठीक है। अब सपोज कर लो कि मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इसको खोल दिया, मैंने इसको क्या करता है, इसको मैंने ना ओपन कर दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओपन करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे जब, तो यहाँ पे क्या था, इसके पास यहाँ पे इसके पास तीन तरीके के कंपोनेंट्स थे इसके प्रोकैरियोटिक जीन में। तो एक प्रोकैरियोटिक जीन में बेसिकली तीन तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है इसके पास प्रोमोटर,
दूसरा होता है यहाँ पे बेसिकली टर्मिनेटर। ठीक है, अब देखो एक वर्ड आपने सुना होगा ओराई। हाँ, ओराई। ओराई क्या होता है? ओराई बेसिकली एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिकली स्टूडेंट ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होती है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक जो प्रोकैरियोटिक जीन होता है ना, उसमें एक सिंगल ओराई ही होता है, मींस एक सिंगल ही सीक्वेंस ऐसा होगा जहां से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा प्रमोटर है, जहां पे आगे क्या होता है? जहां पे आगे हमारा बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ठीक है, और ये क्या है? बीच में आपका स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। और ये स्ट्रक्चरल जीन ही क्या करेगा? ये स्ट्रक्चरल जीन आगे चलकर आपका पूरा का पूरा प्रोटीन को कोड कर देगा। इसमें कोई भी इंट्रॉन्स नहीं पाया जाती, पूरा का पूरा एंटायर सीक्वेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? पूरा का पूरा एक्सॉन ही है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि प्रोकैरियोटिक जीन में एक्सॉन्स के अलावा और कुछ नहीं पाया जाता। और इसका पूरा जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? इसका पूरा जेनेटिक मटेरियल आपका बेसिकली कह सकते हो आगे चलकर प्रोटीन को कोड करेगा। तो इस तरीके के जो जीन्स होते हैं, जहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, इस तरीके के आपको हम क्या कहते हैं? इस तरीके के कंपोनेंट्स को, इस तरीके के जीन्स को हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स। क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे स्टूडेंट बेसिकली मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, और ये जो है ये आपका क्या है? ये आपका बेसिकली पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। दैट वन इज द मोनोसिस्ट्रॉनिक, दैट वन इज द पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक अभी हम अपकमिंग क्लासेस में और अच्छे से समझेंगे कि बेसिकली सिस्ट्रॉन होता क्या है और सिस्ट्रॉनिक क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी आप देखो कि स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक जीन में क्या होता है? बेसिकली तीन तरीके के रीजंस होते हैं। एक होता है प्रमोटर रीजन, दूसरा होता है हमारा आरएनए कोडिंग रीजन, जिसको हमने क्या कहा था? जिसको हमने स्ट्रक्चरल जीन बोला था। ठीक है, और तीसरा होता है आपका बेसिकली टर्मिनेटर जीन। जो प्रोकैरियोटिक जीन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कंटिन्यूअस होते हैं और वहां पे कोई भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। मींस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिकली एक्सॉन्स ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसका एक 5 प्राइम एंड होता है और दूसरा क्या होता है? 3 प्राइम एंड होता है। तो जो प्रमोटर का the reason 5 prime of the promoter sequence is called the upstream sequence and the 3 prime of the terminator sequence is the downstream sequence। मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रमोटर है, प्रमोटर से जब अगर आप इस साइड जाएंगे तो ये क्या होगा? ये आपका बेसिकली अपस्ट्रीम होगा। और आप टर्मिनेटर से अगर इस साइड जाओगे तो ये आपका क्या होगा? ये आपका बेसिकली डाउनस्ट्रीम होगा। तो वही कह रहा है कि 5 प्राइम प्रमोटर के 5 प्राइम रीजन की तरफ आपका अपस्ट्रीम पाया जाता है और टर्मिनेटर की तरफ आपका डाउनस्ट्रीम पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बता दूं कि बेसिक डिफरेंस कि जो एक प्रोकैरियोटिक जीन होता है और एक यूकैरियोटिक जीन होता है। एक प्रोकैरियोटिक जीन में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? उसके पूरा का पूरा एंटायर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? कोडिंग होता है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये जो यहाँ पे क्या था, या उसका पूरा का पूरा एंटायर जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेसिकली उसका ओराई है। और ये पूरा जीन आगे चल के क्या करेगा? पूरा जीन आगे चलकर प्रोटीन को कोड करेगा। ठीक है, बट दूसरी तरफ जो हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल का बेसिकली जो सपोज कर लो ये क्या है? ये आपका पूरा का पूरा डीएनए। ठीक है, अब इस डीएनए में क्या है स्टूडेंट्स? इस डीएनए में आपका कुछ रीजन कैसे है? कुछ रीजन आपके जीन वाले, कुछ रीजन नहीं है। तो आपका जो डीएनए है पूरा, उसका 97% कैसा होता है? 97% जो आपका डीएनए होता है वो नॉन कोडिंग होता है। मींस जो येलो येलो ब्लू और येलो के बीच में वाला जो पोर्शन है दैट वन इज द नॉन कोडिंग। तो ऐसा जो यूकैरियोटिक का जो एक डीएनए होता है वो नॉन कोडिंग होता है 97%। ठीक है, और जो 3% होता है डीएनए, वो ही क्या होता है? वो ही आगे चलकर कोड कर रहा होता है, कोडिंग होता है।
ठीक है। अब इसी में भी क्या होता है, ये भी अलग अलग तरीके के हो जाते हैं कि वो किस तरीके की कोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 97% नॉन कोडिंग होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं को हम बेसिकली कहते हैं कि हमारे जंक डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? जंक डीएनए होते हैं। दैट इज 97% नॉन कोडिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका एक प्रोकैरियोटिक जीन का है, जहाँ पे ये वाला है प्रमोटर, ये आपका आरएनए कोडिंग सीक्वेंस जो कि आगे चल के क्या करेगा, आगे चलकर प्रोटीन के लिए कोड करेगा। ठीक है। और ये टर्मिनेटर है, और प्रोटीन से पहले किसके लिए कोड करेगा, ये करेगा आरएनए को कोड। और यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी अपस्ट्रीम है, और ये वाली क्या है, ये वाली आपके डाउनस्ट्रीम है। तो ये किसके बारे में होगा, ये था स्टूडेंट बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक जीन के बारे में। तो उम्मीद करते हो स्टूडेंट्स कि आज की क्लास में जितना भी हमने पढ़ा है वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज की क्लास का पढ़ाई में समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग डाइवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ऊपर टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। सो बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।